नमस्कार साथियों, अपने इस ऑनलाइन YouTube चैनल पे मैं रविंद्र चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक जो हम लेकर चल रहे हैं अपने आप में काफ़ी विस्तृत विषय है ये। इसी विषय में एक छोटा टॉपिक जो संविधान सभा है उसे लेकर हम आज आगे बढ़ना चाहेंगे। संविधान सभा एक ऐसा विषय है जिससे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आगे भी सभी प्रकार के एग्जाम्स में इससे अवश्य ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, संविधान सभा को लेकर ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न क्या हो सकते हैं, इन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला एक साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो नजर में एक ही आंसर हमारे आता है, अमेरिका। क्योंकि आप सभी को पता है दुनिया का पहला लोकतंत्र है अमेरिका। सबसे पहले एक लिखित संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो जब बात आती है कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ तो हम बात करते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो ये तो बात रही कि संविधान सभा का सबसे पहले गठन कहाँ हुआ। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर, क्योंकि हमारा विषय क्या है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो जब हम भारतीय संविधान को लेकर चल रहे हैं तो हम संविधान सभा भी किसके संदर्भ में देख रहे हैं, भारतीय संदर्भ में देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान सभा को लेकर एक विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा यह विचार दिया गया, बाद में किन लोगों के द्वारा समय समय पे इसको एक मांग के रूप में उठाया गया और किस प्रकार हमारी संविधान सभा ने आकार ग्रहण किया, इन्हीं सब स्थितियों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए संविधान सभा की तो सबसे पहले मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जी हां दोस्तों, 1895 में स्वराज्य बिल में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य बिल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीयों का अपना संविधान होना चाहिए और ये संविधान स्वयं भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो इस प्रकार संविधान के लिए एक पहली मांग के रूप में विचार प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा अपना विचार प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। अर्थात उनकी मांग थी कि भारतीयों के द्वारा अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जो कुछ स्थितियां निर्धारित करनी है उनके नियामक तथा निर्धारणकर्ता स्वयं भारतीय होने चाहिए। मतलब यहां पे भी वो एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जो स्वयं भारतीयों के हाथ में हो। तो यहां पर भी उन्होंने मांग की कि संविधान जो होगा वो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और नेहरू रिपोर्ट जो रखी गई, इस रिपोर्ट में सर्वप्रथम संविधान को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया। यह प्रथम बार था जब भारत में संविधान को लेकर एक मसौदा स्वयं भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया। लेकिन इस स्थिति में या इस समय क्या होता है कि सांप्रदायिकता की वजह से यह जो नेहरू रिपोर्ट है यह पास नहीं हो पाती है और संविधान सभा की उनकी यह मांग लगभग वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1934 में M.N. रॉय, जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पे मानवेंद्र नाथ रॉय की, एक प्रखर साम्यवादी नेता जिन्होंने भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पे एक संविधान सभा की मांग की गई। इन्होंने कहा कि एक संविधान होना चाहिए जिसके निर्माता स्वयं भारतीय होने चाहिए। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो अब तक कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पे कभी स्पष्ट तौर पे कोई मांग नहीं हुई थी जिसमें वो कहते कि संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन 1934 में जब मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा ये मांग की गई, इसके कुछ समय बाद ही 1935 में कांग्रेस
कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पे एक मांग की गई और यह मांग थी संविधान को लेकर। कांग्रेस के द्वारा स्पष्ट किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा होना चाहिए और इसके लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जी हां दोस्तों, इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, ये विभिन्न स्थितियां हैं जब समय समय पे विभिन्न व्यक्तित्वों के द्वारा संविधान सभा को लेकर अपनी अपनी मांगे रखी गई। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से यह नेहरू रिपोर्ट जो थी वो पास नहीं हो पाई। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पे एक संविधान सभा की मांग की गई। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए और यही संविधान सभा जो होगी यह भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। दोस्तों, इसके बाद 1940 में हम बात करें अगस्त प्रस्ताव। अब तक जो भी चल रहा था वो भारतीयों की मांगे थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा कब इस मांग को स्वीकृत किया गया, कब संविधान सभा की मांग को स्वीकृति दी गई, तो इसमें हम देखते हैं कि अगस्त 1940। उस समय हमारे यहां पे वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अगस्त प्रस्ताव। क्या था अगस्त प्रस्ताव? अगर दोस्तों देखें अगस्त प्रस्ताव को तो हम देखते हैं दुनिया में उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरे विश्व युद्ध के समय एशिया में भारत जैसे बड़े उपनिवेश का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी कि वो भारत से सहयोग प्राप्त करे। और सहयोग प्राप्त करने की इसी कड़ी में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी और इस सभा के द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी दलों के द्वारा इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन अगस्त प्रस्ताव की मांगे जो थी, इनसे हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं होते हैं और अगस्त प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1942 और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिप्स मिशन की। दोस्तों, 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है। यह वो समय है जब विश्व भयावह स्थिति में है। एक तरफ धुरी राष्ट्र हैं तो एक तरफ मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्रों में अगर बात की जाए ब्रिटेन और फ्रांस की, तो इनको बुरी तरीके से पराजित किया जा रहा है विभिन्न मोर्चों पर जापान के द्वारा। एशिया के विभिन्न क्षेत्रों पर जापान निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में अब जापान का अगला निशाना है ब्रिटेन का एक बड़ा उपनिवेश भारत। तो भारत को संरक्षित करने के लिए, भारत को बचाने के लिए या अपने उस उपनिवेश को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन के द्वारा स्पष्ट तौर पे संविधान सभा की स्वीकृति देते हुए कहा जाता है कि अगर भारत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो हम इस मांग को जल्दी स्वीकार कर लेंगे। सभी पार्टियां अगर इसके लिए एग्री होती है तो वो मिलकर अपनी एक संविधान सभा का गठन करेगी और ये संविधान सभा मिलकर क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई मांग, मुस्लिम लीग यहां पे कहती है कि हमें विश्व युद्ध के समाप्त होने का इंतजार नहीं करना है, हमें इससे पहले ही भारत का विभाजन करके मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। तो इसी वजह से सांप्रदायिकता की वजह को लेकर, ठीक है, क्योंकि बड़ी एक पार्टी थी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग जब इस मिशन के प्रस्ताव से असहमत हो जाती है तो यह प्रस्ताव भी अपने आप में उसी समय समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है। अब देखो स्थितियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ब्रिटेन में 1945 में प्रधानमंत्री पद को लेकर चुनाव होते हैं। एक तरफ है विंस्टन चर्चिल और दूसरी तरफ है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के द्वारा अपने चुनाव से पूर्व दिए जाने वाले भाषणों में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अगर मैं चुनाव में जीतता हूं तो भारत जैसे उपनिवेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट तौर पे संकेत दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को जल्द ही आजाद कर दिया जाएगा। और होता क्या है, जब ब्रिटेन में चुनाव के परिणाम आते हैं तो इन परिणामों में स्पष्ट तौर पे विजय हासिल होती है क्लीमेंट एटली को। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके द्वारा भाई 1945 में क्या हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुए। चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने, क्लीमेंट एटली। और जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, तो वो अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को, ठीक है, भारत भेजते हैं। अब क्योंकि मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं हम, कैबिनेट, ठीक है, तो अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को कैबिनेट मिशन के रूप में भारत भेजते हैं। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा क्या किया गया, भारत में भेजा गया कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में जो महत्वपूर्ण मंत्री थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर तथा जॉन पैथिक लॉरेंस। ठीक है, जॉन पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। ओके, तो क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन 1945 में रवाना हो जाता है। मार्च 1945 तक वो भारत आ जाते हैं। वो विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, अगर बात की जाए तो उस समय मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस 2 बड़े राजनीतिक दल थे, लेकिन अन्य भी कई प्रकार के राजनीतिक दल थे। इन सभी दलों के नेताओं के साथ कैबिनेट मिशन वार्ता करता है और इन वार्ताओं के आधार पर निर्धारित होता है कि अब एक भारतीय संविधान सभा आकार ग्रहण करेगी और यह संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, मई 1946, 16 मई 1946 यह वो दिन है जिस दिन कैबिनेट मिशन की जो योजना है या इसका जो प्रस्ताव है इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी दलों के द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया था, तो अब यह निर्धारित हो जाता है कि भारत की एक संविधान सभा होगी और यह संविधान सभा अब आकार लेने जा रही है किसकी सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा ने आकार ग्रहण किया कौन से मिशन की सिफारिश पर, तो जवाब होता है हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान सभा आकार ग्रहण करती है। और भारतीय संविधान सभा का आकार कैसा होगा, इस संदर्भ में कैबिनेट मिशन के द्वारा स्पष्ट तौर पे स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या को आधार मानकर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही व्यवस्था यह भी की गई कि मुसलमानों और सिखों के लिए आनुपातिक रूप से सीटें निर्धारित की जाएगी, मतलब उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व यहां पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अब तय होता है कि भारत में एक संविधान सभा होगी और इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे। तो जुलाई अगस्त 1946 कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा हेतु चुनाव, तो कब चुनाव हुए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए। ठीक है, तो ये चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946। ये जो चुनाव हुए ये कौन सी पद्धति पर आधारित थे, तो ये जो चुनाव थे ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित थे। कौन सी पद्धति पर आधारित थे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित थे। और इन चुनावों में वोट डालने वाले कौन थे, मतदाता की भूमिका कौन निभाते, मतदाता। तो इस चुनाव में मतदाता जो थे वो थे विधानमंडलों के सदस्य, प्रांतीय जो विधानमंडल थे। ठीक है, प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्य। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव की जो पद्धति है वह है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, साथ ही इसमें मतदाता की भूमिका निभाने वाले हैं प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्य। तो क्या सभी सीटों को लेकर चुनाव हुए,
तो क्या कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो कहा गया, तो क्या सभी सीटों के लिए चुनाव हुए? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक भारत में देसी रियासतें और रजवाड़े ज्यों की त्यों विद्यमान थे। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सीटें बताई गई, कुल सीटें निर्धारित की गई 389। 389 में से 93 सीटें जो थी वो थी देसी रियासतों के लिए। किसके लिए थी? 93 सीट जो है वो किसके लिए? देसी रियासतें, जिन्हें हम और क्या कहते हैं? रजवाड़े। ठीक है, तो उस समय जो रजवाड़े मौजूद थे, ठीक है, उन सभी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 93 सीट उनके लिए निर्धारित की गई है। बच रही है कितनी? 296 सीटें। ठीक है, और ये जो 296 सीटें हैं, ठीक है, इनमें 292 ये है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, तथा 4 जो हैं यह है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या उच्चायुक्त क्षेत्र, हम हिंदी में कह सकते हैं। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, यहां पे सबसे पहले आता है अजमेर मेरवाड़ा, जो कि राजस्थान का एक हिस्सा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली। किसकी बात करते हैं? दिल्ली की। ठीक है, इसके बाद कुर्ग कर्नाटक तथा बलूचिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सीटें जो बताई गई वो रही 389 सीटें। 389 में से 93 सीटें देसी रियासतों को लेकर थी। 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, इन ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रांत तथा 4 थे वो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला अजमेर हो गया, दूसरा हो गया दिल्ली, तीसरा हो गया कुर्ग कर्नाटक और चौथा हो गया बलूचिस्तान। तो इस प्रकार ये क्षेत्र रहे। ठीक है, अब इनमें से चुनाव कहां पे हुए? अभी अभी हमने चर्चा की थी और हमारी चर्चा में यह था कि कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पे जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो क्या इन सभी लोगों ने चुनाव में भाग लिया? ठीक है, क्या 389 के 389 लोग हैं वो चुनाव में भाग ले रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, सभी ने यहां पे चुनाव में भाग नहीं लिया। यहां पे क्योंकि 93 सीटें अभी भी किसके हाथ में हैं? देसी रियासतें। और ये जो 93 सीटें हैं ये हो रही है यहां पे क्या? मनोनीत। ठीक है, प्रत्येक रजवाड़े को, प्रत्येक देसी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने यहां से किसी एक व्यक्ति को संविधान सभा में भेजे। तो क्या इसके लिए चुनाव होंगे? क्या इसके लिए चुनाव नहीं होंगे। तो इस प्रकार 93 सीट जो है ये रही क्या? मनोनीत। किसके द्वारा मनोनीत होंगे? वहां के राजाओं के द्वारा, जो देसी रियासतें हैं, जो रजवाड़े हैं, उनके द्वारा। चुनाव कितनी सीटों को लेकर हुए? 296 सीटों को लेकर हुए। ठीक है, और 296 में से 292 सीटें कहां से है? सीधी ब्रिटिश प्रांत हैं तथा 4 क्या है? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं और चुनाव के परिणाम जब आते हैं, जब चुनाव के परिणाम आते हैं, ठीक है, तो इन चुनाव परिणामों में कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त होती है, ठीक है, ये सीटें प्राप्त होती है 208। कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त होती है वो कितनी है? 208। 208 सीटों पर विजय हासिल की किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर? 73 सीटों पर। ठीक है, यहां पे मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की? 73 सीटों पर विजय हासिल की। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग के लिए सीटें आरक्षित कितनी थी, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो मुस्लिम लीग के लिए सीटें जो आरक्षित थी वो थी 78। ठीक है, सिखों के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो थी 4। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना की एक शर्त ये थी कि मुसलमानों और सिखों के लिए क्या किया जाएगा? सीटों को आनुपातिक रूप पे आरक्षित किया जाएगा। तो 78 सीटें आरक्षित सीटें। ठीक है, 78 सीटें किसकी थी? मुस्लिम लीग। ठीक है, 4 सीटें किसकी थी? सिखों की।
ठीक है। तो इस प्रकार सिखों के लिए 4 और मुस्लिम लीग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 78। 78 में से मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? चुनाव के परिणाम जब आए तो 73 सीटें किसके हाथ में रही? मुस्लिम लीग के हाथ में रही। 208 सीटें किसके हाथ में रही? कांग्रेस के हाथ में रही। ये तो थी आरक्षित सीटें। अगर हम बात करें अनारक्षित सीटें, ठीक है, या फिर जिन्हें हम कहते हैं सामान्य सीटें, तो सामान्य सीटों की संख्या कितनी थी? 210 थी। ठीक है। कांग्रेस को कितनी मिल रही है? 208 मिल रही है। मुस्लिम लीग को कितनी मिल रही है? 73 मिल रही है। अगर बात की जाए कि कांग्रेस के कितने उम्मीदवार मुस्लिम लीग की सीटों पर जीते, ठीक है, कांग्रेस के कितने उम्मीदवार मुस्लिम लीग की सीटों पर जीते, तो यहां पे आंसर आता है 3। सिखों की सीटों पर भी कांग्रेस के 3 उम्मीदवार, ठीक है, तो यहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार, ठीक है, जिन्होंने विजय हासिल की मुस्लिम लीग, ठीक है, मुसलमान क्षेत्रों और सिख क्षेत्रों के 3-3 क्षेत्रों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी संविधान सभा को लेकर एक चुनाव प्रक्रिया होती है। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के अनुसार ये चुनाव होते हैं और इन चुनावों के जब नतीजे आ जाते हैं तो नतीजे आने के बाद हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जी हाँ दोस्तों, अब सीधा सा एक सामान्य सा क्वेश्चन जो बहुत अधिक पूछा गया है, बहुत अधिक बार पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन होता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया? संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, कौन कौन सी बैठकें हुई, इसके कितने सत्र आयोजित किए गए, इसके लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया, इसकी महत्वपूर्ण समितियों को लेकर कौन कौन से व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम अपने अगले लेक्चर में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।